हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। 7 तारीख को एक साथ तीन तीन आईपीओ खुलने वाले हैं। आरपी टेक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वहां पर इन तीनों आईपीओ की रिव्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आज की रिव्यू वीडियो में हम राशि फेरिफेल्स आईपीओ के बारे में पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहां पर अगर मैं सबसे पहले अपने इसमें पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं, बट फाइनल डिसीजन नहीं है। और क्या ये रिटेल से एचएनआई में कन्वर्ट हो सकता है, वो टाइम बताएगा। किस तरीके से वहां पर मुझे डिमांड देखने को मिलती है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, मार्केट का मूड माहौल क्या रहता है, उस बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूं। और अगर आप लोग चाहते हो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ बाकी जितने भी हमारे पुराने आईपीओ हो चुके हैं, जो अभी बंद नहीं हुए हैं और खुलने वाले, जैसे कि एल्पैक्स हो गया, पीजे हो गया, इटालियन हो गया, इन सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। मतलब कि कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं, तो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स को इंडिया में। और इनकी जो स्पेशलिटी होने वाली है इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसी के साथ साथ कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशन एंड वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर हम कंपनी के मेनली बात करते हैं बिजनेस की, तो दो वर्टिकल बिजनेस होने वाले हैं, जिनमें जो पहला आ जाता है पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइजेस एंड क्लाउड सॉल्यूशन, यानी कि पीईएस, जिनमें इंक्लूड होता है पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन, एम्बेडेड डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड क्लाउड कंपाउंडिंग। आई होप कि अगर आप लोग आईसीटीसी या आईटी डिपार्टमेंट से होने वाले, तो आपको ये चीजें इजीली क्लियर होने वाली है। सेकंड जो इनका वर्टिकल आ जाता है, वो आ जाता है लाइफस्टाइल एंड आईटी इसेंशियल, यानी कि एलआईडी, जिनमें इंक्लूडिंग हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि कंपोनेंट्स, जैसे कि ग्राफिक कार्ड्स, सीपीयूज एंड मदरबोर्ड्स। सेकंड स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस, लाइफस्टाइल पेरिफेरल्स एंड एक्सेसरीज, जिनमें आ जाता है कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, मॉनिटर, वियरेबल्स, कास्टिंग डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर एंड गेमिंग एक्सेसरीज। फोर्थ में पावर डिवाइसेस, जैसे कि यूपीएस, इन्वर्टर एंड नेटवर्क एंड मोबिलिटी डिवाइसेस। ये कंपनी का मेन बिजनेस आ जाता है, जिनमें इन सभी प्रोडक्ट्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ओवरऑल में अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं, तो एक अच्छा काम हमें जहां पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ सेक्टर अच्छा है, और कंपनी अपने इन सेक्टर में लीडिंग्स में भी आती है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं, तो वहां पर एसूस, डेल, एचपी इंडिया, लिनोवो, ये नाम तो आई होप हर किसी ने सुने होंगे, लोगिटेक, नवीडिया कॉर्पोरेशन, इंटेल अमेरिकन, वेस्टर्न डिजिटल, सेंडर इलेक्ट्रिकल, आईटी बिजनेस इंडिया, ईटन पावर क्वालिटी प्राइवेट, ईसीएस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, बेल्किन एशिया पैसिफिक, टीपीवी टेक्नोलॉजी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एंड तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक और एटसेट्रा, ये कंपनी के क्लाइंट्स होने वाले हैं। मतलब कि अच्छी खासी कंपनी की क्लाइंट की लिस्ट होने वाली है। और काफी इंटरेस्टिंग नाम हमें देखने को मिल रहे हैं इनकी क्लाइंट लिस्ट में। अगर अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स में, तो वहां पर एज ऑफ सितंबर 30 2023 ये कंपनी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ब्रांडेड एंड 50 ब्रांचेस इनके पास होने वाली है। और 63 वेयर हाउसेज इनके पास होने वाले अक्रॉस इंडिया, with 8657 distribution across 680 location in 28 states and UT in India। अच्छा खासा कंपनी का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होने वाला है। और उसी के साथ साथ एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी के पास 1433 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जिनमें से 549 एम्प्लॉयज की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होने वाली है, एंड 64 एम्प्लॉयज होने वाले इनके टेक्निकल सपोर्ट टीम में। ओवरऑल में कंपनी का काम अच्छा है, क्लाइंट लिस्ट अच्छी है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा है, और कंपनी के पास अच्छी खासी टीम भी है, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाली है। तो ओवरऑल में कंपनी के काम में हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 7 Feb को।
क्लोज होगा 9th ऑफ फेब को, अलॉटमेंट होगी 12th ऑफ फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 13th ऑफ फेब को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 13th ऑफ फेब को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 14th ऑफ फेब की, यानी कि हमारा वैलेंटाइन डेज। बाय द वे फेस वैल्यू होने वाली 5 रुपीस पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 295 से 311 रुपीस पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 311 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। और अगर हम एचएनआई में अप्लाई करें तो हमें वहां पर 311 को पंच आउट करना होगा, फिर कट ऑफ पे टिक मत कीजिएगा। लोअर साइज 48 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 600 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट रिटेल कैटेगरी में 48 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,928 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,992 रुपीज की। बिग एचएनए में 60 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,176 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में किसी भी बास्केट में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, जैसे कि रिटेल में एक लोड से ज्यादा, स्मॉल एचएनए में 14 लोड से ज्यादा और बिग एचएनए में 67 लोड से ज्यादा, क्योंकि ये आईपीओ इजीली हर बास्केट में हर कैटेगरी में हमें ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर कृष्णा कुमार चौधरी, सुरेश कुमार पंसारी, कपल सुरेश पंसारी, केशव कृष्ण कुमार चौधरी, चमन पंसेरी, कृष्ण कुमार चौधरी एचयूएफ एंड सुदेश पंसारी एचयूएफ कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू थी 89.6% की और पोस्ट इशू रह जाएगी 63.41% की इनकी होल्डिंग। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली है और वहीं पर ही हमारे पास सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 1594 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुके हैं 4,158 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, 2021 में था 5900 करोड़ का रेवेन्यू, 2022 में 9320 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में 9468 करोड़ का रेवेन्यू, पहले 6 मंथ में 5473 करोड़ का रेवेन्यू। 2022 से 2023 में हमें इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, बट फाइनली पहले 6 मंथ में वो फाइनेंशियल 2024 में अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है, जहां पर सिर्फ इनके रेवेन्यू 1.58% के साथ ग्रो हुए हैं, जो हमारे लिए एक पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि हमें जहां पर 2022 से 2023 में इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है। एनीवे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2021 में था 136 करोड़ का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर 182 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 123 करोड़ का प्रॉफिट, बट बैक आ चुका है ट्रैक में 72 करोड़ का प्रॉफिट हमें पहले 6 मंथ में देखने को मिला है, जहां पर भी हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है अप्रोक्स 32% का, जो हमारे लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। बस ये जो एरिया था ना 2022 से 2023 का इनके फाइनेंशियल्स का, वहां पर मुझे दिक्कत देखने को मिली है, अदरवाइज यहाँ पर और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है अभी तक के लिए। नेटवर्क की बात करते हैं तो 772 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 686 करोड़ का कैश इनके पास अवेलेबल है, टोटल बोरिंग्स इनके पास होने वाले 1395 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पर बेशक हमें दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन पहले 6 मंथ में कंपनी बैक आ चुकी है और वहां पर इसकी जो ग्रोथ के हमें साइंस मिल रहे हैं वो सही मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में किस तरीके से रहता है, बिकॉज आईपीओ आने से जस्ट पहले वाले हम आईपीओ में जितने फाइनेंशियल्स होते हैं वहां पर हमारी नजरें शक भरी हो जाती है, जो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए कि आईपीओ से जस्ट पहले इतने अच्छे फाइनेंशियल अगर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, हालांकि जहां पर नॉर्मल है इतनी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, बट काफी आईपीओ होते हैं जहां पर हमें ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो वहां पर हमारे मन में थोड़ी बहुत शंकाएं आ जाती है। ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं, इतने अच्छे नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे जहां पर दिक्कत देखने को मिली है, बट इतने बुरे नहीं है जहां पर इन्होंने अच्छा बैक बाउंस किया है, तो हम ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को बोल सकते हैं। बाय द वे अगर हम किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जाते हैं, मैं कभी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किसी भी आईपीओ में नहीं जाता हूं, लेकिन हाँ आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी के किस तरीके से फाइनेंशियल्स आते हैं, वहां पर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, वहां पर इस चीज का इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में, ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब अगर हम कंपनी की आगे बात करते हैं, यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव की आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो इनको अपनी रीपेमेंट करनी है कुछ बोरोइंग्स की जो कंपनी ने ले रखी है, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कंपनी का, ये तीनों ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 2049 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 26.46 की, पोस्ट आईपीओ 21.86 की, काफी अच्छी है। पी रेशो 11.75 की, पोस्ट आईपीओ 14.23 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.33% की, अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 14.21% की, अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.53 की, जहां पर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो बीइंग ए लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि अगर आने वाले टाइम में जहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल में नहीं आती है, या फिर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है, तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। हाउएवर यहाँ पर जो भी कंपनी पैसा ले रही है उसमें से अपने कुछ डेट्स को भी ये रीपेमेंट करने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.60% की, अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 की। अगर मैं ओवरऑल में कंपनी के फंडामेंटली बात करूं, तो फंडामेंटली में कंपनी में अच्छी होने वाली है, वहां पर मुझे कोई भी इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है, एक्सेप्ट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो इनके पीयर में आ जाता है रेडिंगटन इंडिया, जिसका पीयर 9.92 का, और अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो वहां पर इस कंपनी का जीएमपी अप्रोक्स चल रहा है 27% का, जो काफी डिसेंट हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनल डिसीजन हमारा वैल्यूएशन पर बनता है। वैल्यूएशन अगर मैं कंपनी की बात करूं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के बेस पर, तो ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि कंपनी अगर हमसे 10 रुपए डिमांड कर रही है, ले रही है, वो तो बदले में हमें 10 रुपए की शेयर देने वाली है। मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है, ना ही ये आईपीओ महंगा आ रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से डिमांड आती है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन जाती है, उसके बेस पर हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आने वाले टाइम में मार्केट में काफी मेजर दिक्कत देखने को मिलती है, मतलब कि अगर मार्केट में समझो कि ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, कोई ऐसा ही होगा जिसकी पॉसिबिलिटी हमें आज के टाइम पर देखने को नहीं लग रही है, तो ऐसे सिनेरियो में हल्का फुल्का हमें डिस्काउंट पर भी अगर ये खुलती है, तो हमें उस पॉइंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बाय द वे अगर मैं ओवरऑल में कंपनी की बात करूं, तो अच्छा ये आईपीओ होने वाला है फिर ऑन द फेस ऑफ टुडे। और उसी के साथ साथ हमने जहां पर इस कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, ये किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।